हेलो, गुड मॉर्निंग। और तो मेरे जो पशु परिचर वाले जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी का 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन है। ये जो आपका पेपर है 2019 का है। इसमें 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे गए थे बहुत ही शानदार तरीके से। तो उन 30 क्वेश्चन को अपन अच्छे से हल करेंगे। इससे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफ, क्योंकि देखो आपकी डेट्स आ गई है। आपकी डेट्स जो है 21, 22, 23 और 24 सितंबर 2024। सॉरी। तो 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 को आपका पशु परिचर एग्ज़ाम होगा। 4 शिफ्टों में होगा। क्लियर। और क्योंकि जो फॉर्म्स है वो ज़्यादा आएंगे, लगभग मैं आपको बताऊं तो 20 लाख के करीब आपके फॉर्म आने वाले हैं। क्लियर। और इसमें मैं बता दूं नॉर्मलाइजेशन भी आपका होगा पक्का, क्योंकि 4 शिफ्टों में पेपर होगा तो पहले से नॉर्मलाइजेशन पक्का होना, क्योंकि पेपर का लेवल एक जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अपने एक जैसे पेपर का लेवल बनाने वाले है ही नहीं है। तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका और 4 शिफ्टों में आपका पेपर होगा और सितंबर में होगा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो आपके एग्ज़ाम के 7 महीने, कितने महीने? 7 महीने। 7 महीने में इतनी बेहतरीन तैयारी करो कि एक सवाल आपका बाहर नहीं जाने दें। 150 में से 150 का टारगेट होना चाहिए आपका, कि अब तो साले 150 में से 150 लाना। 7 महीने किसे कहते हैं? 210 दिन। यानी 210 दिन अगर आप अच्छे से मेहनत कर ले तो वाकई में मैं कहता हूँ कि 150 में से 150 नहीं तो 150 में से 140 तो आपके आ ही जाएंगे। और इतनी तो मेरिट जानी नहीं है, ठीक है। इतनी मेरिट आपकी बिल्कुल नहीं जानी। तो इसलिए आप बेफिक्र रहे, अपने माइंड को डाइवर्ट ना करें। हाँ, जो कोई अगर अदर विद्यार्थी किसी और में एलिजिबल है और वो तैयारी करना चाहता तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जिसका टारगेट है कि पशु परिचरी बनना है और एक ही मंजिल मेरे को सामने रखनी है, मेरे दिमाग को इधर उधर नहीं होने देना, तो बिल्कुल पशु परिचर के साथ आप लगे रहें। तो बढ़ते हैं। इससे पहले चैनल से आप नए हो तो 200 प्लस पेपरों का आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसमें आरएसएसबी बोर्ड के भी, आरपीएससी के पेपर भी मिल जाएंगे। क्लियर। तो देखो फरवरी के अंदर बहुत सारी वैकेंसियाँ आपके सामने आने वाली है, तो ये आपको भटकाने का काम करेगी। जैसे कल परसों ही वो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड वाला भी जो है नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसमें भी आपका मन जा सकता है। लेकिन उसमें वैसे हर कोई भर नहीं सकता, बस वही भर सकता है जिसने लाइब्रेरी साइंस में डिग्री ले रखी हो या डिप्लोमा ले रखा हो, है ना। तो चलो बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं अपन तो सीधे ही। ये लो पहला क्वेश्चन आपके सामने। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराज मानसिंह प्रथम द्वारा लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? लाहौर से लाई गई थी। मीनाकारी क्या होता है? आभूषणों पे देखो मीनाकारी की जाती है ना। आभूषण जो होते हैं उन पर मीनाकारी की जाती है, बिल्कुल आपको याद रखना। और मीनाकारी के जो प्रमुख कलाकार थे ना, कुदरत सिंह। कौन थे भाई? कुदरत सिंह। और कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री भी दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल मीनाकारी के लिए दिया गया है इनको, ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा युग में सुमेलित है आपको बताना है, तो देख लेते हैं अपन। गलत सुमेलित है ये आपको बताना है ना, सुमेलित नहीं गलत सुमेलित है। तो देखो मल्लिनाथ जी का संबंध गागरोन से नहीं। तो मल्लिनाथ जी का जो संबंध है कहाँ से है सर? तो मल्लिनाथ जी का जो संबंध है ना आपका तिलवाड़ा बाड़मेर से। कहाँ से? तिलवाड़ा बाड़मेर से। क्लियर। और गागरोन की बात कर लो तो गागरोन में संत पीपा जी का संबंध है भाई, संत पीपा। क्लियर। बाकी पापू जी का संबंध आपके कोल्लू से, तेजाजी खन्नाल से, गोगा जी ददेरवा से। देखो मल्लीनाथ के बारे में अगर थोड़ा कुछ अपन जानने की कोशिश करते हैं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है, तो इनका जन्म मैंने आपको बताया कि तिलवाड़ा बाड़मेर में हुआ था और ये राठौड़ वंश में पैदा हुए थे। कौन से वंश में? राठौड़ वंश के अंदर। इसके अलावा मैं बात करूँ ना तो देखो इनके पिता की बात कर लो तो रावल सलखा था। इनके पिता का नाम क्या था? सलखा, रावल सलखा। क्लियर। जबकि मैं बात कर लेता हूँ इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम जो था वो जीर्णादे था। क्या था भाई? जीर्णादे, जीर्णादे। क्लियर। और मैं बात कर लेता हूँ गुरु की, तो इनके जो गुरु थे वो उगमसी भाटी थे। कौन थे भाई? उगमसी भाटी। क्लियर। इनके गुरु का नाम भी याद रखना, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है।
अब आगे बढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट, इनका जो मेला लगता है ना, कब लगता है? इनका मेला लगता है आपका चैत्र पक्ष की कर्षण चैत्र माह की कर्षण पक्ष की एकादशी से लेकर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की, है ना, एकादशी तक लगता है। चैत्र माह के कर्षण पक्ष की एकादशी से लेकर चैत्र पक्ष की शुक्ल एकादशी तक इनका मेला लगता है। क्लियर? और आपको एक बात याद रखनी कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ जी का है। राजस्थान का सबसे प्राचीन जो पशु मेला है आपका किनका है? मल्लीनाथ जी का है। बिल्कुल आपको याद रखना है। इनके अलावा मैं बात कर लूँ तो इनकी पत्नी जो है उनका नाम है रूपादय। मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम क्या है? रूपादय। इनका एक मेला लगता है मालाजाल गांव बाड़मेर के अंदर, ठीक है। मालाजाल गांव के अंदर इनकी पत्नी का मेला भी लगता है, पूछा जा सकता है मालाजाल। क्लियर? इसके अलावा मैं और फैक्ट आपको बताना चाहूँ तो देखो, बाड़मेर का जो गुड़ा मलानी का नामकरण मल्लीनाथ जी के नाम पर हुआ था। बाड़मेर का आपका जो गुड़ा मलानी है, ठीक है, इसका जो नामकरण हुआ ना, वो आपका मल्लीनाथ जी के नाम पर हुआ, ठीक है। और बाड़मेर के मालानी का क्षेत्र भी, वो भी इनके नाम के ऊपर ही है। तो ये सारे फैक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल बेहतर पढ़ाऊँगा, बस आपको विश्वास करना है और पढ़ते रहना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पे स्थित है, आपको बताना है। तो जयपुर का जो आपको मेहरानगढ़ दुर्ग है, गिरी सुमेल पर है, बड़ी टेकरी पे, चिड़ियाटोक पे, मसूरिया पहाड़ी पे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चिड़ियाटोक पहाड़ी पे स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? चिड़ियाटोक पहाड़ी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं बात कर लेता हूँ मेहरानगढ़ की। तो मेहरानगढ़ के जो निर्माण करता है वो राव जोधा है। कौन है भाई? राव जोधा। क्लियर? और इसका जो निर्माण हुआ था 1459 ईस्वी में हुआ था। क्लियर? और ये गिरी दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? क्योंकि पहाड़ी पे बना हुआ तो गिरी दुर्ग श्रेणी में होगा। इसके अन्य नाम भी है, तो मैं अगर मैं बात करना तो इसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। गढ़ चिंतामणि। क्लियर? इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसे कागमुखी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कागमुखी भी कहा जाता है। और यही दुर्ग है जिसमें देखो एक व्यक्ति था राजा राम, जिस राजिया बाम्बी, उसको जिंदा दफनाया गया था इसी दुर्ग की नींवों के अंदर। और मैं बात कर लेता हूँ जैकनिल कैनेडी, इसने इसे को 8वां अजूबा बताया था। किसको? मेहरानगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर को। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा इस ये जो दुर्ग है ना, इसकी तोपें बड़ी फेमस है, इसके बारे में बताना चाहूँगा कौन कौन सी तोपें यहाँ है। एक तो आपकी किल किला है, एक आपकी शंभू बाण है, एक आपकी गजनी है, एक आपकी गज्जक है, एक आपकी नुसरत है, एक आपकी नागपल्ली है, एक आपकी चामुंडा है, एक आपकी भवानी है। तो ये सारी जो तोपें हैं ना, मेहरानगढ़ में रखी हुई है। बिल्कुल आपको याद रखना है। यहाँ से कई बार सवाल भी बना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपके सामने। जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर राजा मानसिंह कच्छावा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह अकबर के काल में 7,000 का मनसब दिया जाता। कितना भाई? 7,000 का मनसब, जो सबसे ज़्यादा था। 7,000 का मनसब अब तक दो ही व्यक्ति को मिला, एक तो राजा मानसिंह, दूसरा आपके अजीज कोका। तो ये फैक्ट आपको याद रखना। राजा मानसिंह का संबंध आपके कच्छावा राजवंश है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था मोमिनाबाद में हुआ था, 1550 के अंदर हुआ था। मोजम्माबाद, सॉरी, मोजम्माबाद के अंदर हुआ था, ठीक है। और इन्होंने देखो, मैं आपको बताऊं तो 1562 में ही मुगलों की सेवा में चले गए थे। 1562 में मुगलों की सेवा में चले गए थे और 1614 तक इन्होंने मुगलों की सेवा करी थी। तो 52 सालों तक मुगलों की सेवा में रहने वाले राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति है राजा मानसिंह कच्छावा, या आप कह दो मिर्जा राजा मानसिंह कह दो, या राजा मानसिंह कच्छावा, या मानसिंह प्रथम कह दो, एक ही बात है। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, उसे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काल अजीराज सेकंड से संबंधित है? तो इसमें देखो आपका 1105 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी, इसका संबंध अजीराज सेकंड से। और अजीराज सेकंड ने ही आपका अजमेर
बसाया था। अजमेर के संस्थापक कौन है? तो बिल्कुल आपको याद रखना अजयराज सेकंड ही थे, ठीक है। वैसे देखो आपको किसी ऑथेंटिक बुक में अजमेर का संस्थापक अजयपाल भी मिल सकता और किसी ऑथेंटिक में अजयराज, लेकिन फाइनली जो राजस्थान के इतिहास के पिता हैं कर्नल जेम्स टोड, जिनकी किताब ऑथेंटिक मानी जाती, उनकी बुकों में अगर देखा जाएगा तो उन्होंने अजयराज चौहान ही लिखा है। अब आपको ये याद रखना, अगर ऑप्शन में आपको दे दे अजयराज प्रथम और अजयराज सेकंड कि अजमेर का संस्थापक कौन है, तो आपका सही उत्तर होगा अजयराज सेकंड, ठीक है। इतना सा ध्यान रखना, इतनी बारीकी से मिस्टेक कर सकता है। अजयराज तो सभी को पता है, लेकिन फर्स्ट है या सेकंड है, ये बात है। क्लियर? अब बढ़ते आगे। गोसुंडी शिलालेख कौन सी भाषा में प्रयुक्त की गई हैं? तो गोसुंडी शिलालेख जो है आपके बिल्कुल संस्कृत भाषा में, और ये गोसुंडी शिलालेख जो है गोसुंडा गांव के पास चित्तौड़गढ़ में स्थित है आपका। क्लियर? निम्न में से किस महिला को राज्य चुनाव विभाग ने की ब्रांड एम्बेसडर 2012 नियुक्त किया गया? तो ये पुराना सवाल है आपका, करंट से रिलेटेड है, अब आपका पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। कृष्णा पूनिया इसका राइट आंसर है आपका। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत की किस श्रेणी का राज्य रखा गया था? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, जब भारत का संविधान तैयार हुआ था, जब पूरे देश का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय 3 श्रेणी के राज्य थे, ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी। ब्रिटिशों ने जो बांट रखा था उस समय, एक जब भारत आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो ए श्रेणी में तो जो ब्रिटिश प्रांत थे उन्हें रखा गया था, बी श्रेणी में जितनी भी रियासतें थी उन्हें रखा गया था, सी श्रेणी में जो आपके केंद्र शासित प्रदेश थे ना उन्हें रखा गया था, ठीक है। इसीलिए देखो आपको राजस्थान तो है आपका श्रेणी बी में, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा अगर पूछ लिया जाए तो अजमेर मेरवाड़ा आपका केंद्र शासित था उस समय, तो अजमेर मेरवाड़ा सी श्रेणी में शामिल था। क्लियर? तो ये आपको याद रखना कि भाई राजस्थान का एकीकरण आपके 7 चरणों में हुआ। क्लियर? आपको याद रखना, और कुल कितना समय लगा राजस्थान के एकीकरण में, तो आपको बता सकता हूँ 8, 7, 14। क्लियर? 8 साल 7 महीने 14 दिन लगे थे, 8 साल 7 महीने 14 दिन। और देखो एकीकरण के प्रथम चरण का जो उद्घाटन है ना, वो 4 उद्घाटन है, जो यहाँ से सवाल बार बार बनता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सवाल कैसे बनेगा। ऐसा पूछा जाएगा कि प्रथम चरण का उद्घाटन किसने किया, तो प्रथम चरण का गाडगिल, दूसरे चरण का गाडगिल, तीसरे चरण का नेहरू, चौथे चरण का पटेल। ये आपको ट्रिक याद रखनी है ना, गाडगिल नेहरू पटेल। अच्छे से सुनना, एक सवाल आपका 1 नंबर पक्का करवा रहा हूँ। गाडगिल नेहरू पटेल, गाडगिल नेहरू पटेल, गाडगिल नेहरू पटेल। पहले चरण का उद्घाटन एनवी गाडगिल, दूसरे का एनवी गाडगिल, तीसरे चरण का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथे चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर? अब देखो मैं आपको सभी चरणों की तिथि बता देता हूँ। पहले चरण का जो गठन हुआ था मत्स्य संघ का, वो हुआ था आपके 18 मार्च 1948। क्लियर? दूसरे चरण की मैं बात कर लूँ तो 25 मार्च 1948। तीसरे चरण की मैं बात कर लेता हूँ तो तीसरा चरण जो हुआ था आपका 18 अप्रैल 1948। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ चौथा चरण। ठीक है, चौथा चरण जो हुआ था आपका कब हुआ? चौथा चरण आपका हुआ, बिल्कुल बात करूँ तो मैं 1949 में हुआ आपका चौथा चरण। लेकिन कौन सी तारीख को हुआ ये इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी तारीख को हुआ था चौथा चरण, कोई कमेंट करके बता सकता है मेरे को? कोई नहीं बता सकता, चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, 30 मार्च 1949। अच्छा कमेंट ही नहीं करा आपने, चलो कोई नहीं, आपको पता होगा, मैं आपसे देख रहा था भी कितने लोग जानते हैं। तो 30 मार्च 1949। ठीक है, पाँचवें चरण की मैं बात कर लूँ तो आपका 15 मई 1949। ठीक है, छठे चरण की मैं बात कर लूँ तो 26 जनवरी 1950। सातवें चरण की मैं बात कर लूँ तो 1 नवंबर 1956। क्लियर? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 7 चरण मैंने आपको बता दिए डेट सहित। अब आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका।
राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो 9 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी आपकी 1934 में हुई थी। कब हुई थी भाई? 1934 में आपकी हुई थी। बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। 8 सितंबर 1857 को डेस स्थान पर ठाकुर खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया था। तो ये थे आपका बिथोड़ा, जिसे बिथोड़ा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बिथोड़ा नामक स्थान पे ही खुशहाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना और अंग्रेजों को पराजित किया था, ठीक है। आगे बढ़ता है अगला क्वेश्चन। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो 11 का जो अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, बेहतरीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह द्वितीय जो थे ना, जिन्हें राजस्थान में जो मेवाड़ चित्रशिला का जो है ना, जिसका स्वर्ण काल माना जाता है, मेवाड़ चित्रशिला का स्वर्ण काल भी इन्हीं के काल को माना जाता है। और इन्होंने ही अजमेर दरगाह के अनुदान के लिए आपके 4 गांव दिए थे दान में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है, आपको बताना। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही नहीं है आपका। मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाता, सही है। ऊंट महोत्सव बीकानेर में, बिल्कुल सही है। हाथी उत्सव जयपुर में, बिल्कुल सही। ब्रज महोत्सव धौलपुर में, ये गलत है। ब्रज महोत्सव आपका भरतपुर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर, धौलपुर में नहीं मनाया जाता। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है, अंत जो होता है ना वो गणगौर से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना अपन, तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर। क्या? मेरे जो सेंटेंस है ध्यान से सुनना। तीज त्योहारा ले डूबी गणगौर, यानी तीज से तो आपके त्योहार स्टार्ट होते हैं, गणगौर पे आपके खत्म हो जाते हैं, क्लियर। तो गणगौर आपका कब मनाया जाता है? तो गणगौर जो आपका मनाया जाता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आपका गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, क्लियर। बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि श्रावणी तीज की मैं बात कर लूँ तो श्रावण शुक्ल तृतीया को आपको श्रावणी तीज मनाया जाता है। शीतला अष्टमी की मैं बात कर लूँ तो शीतला अष्टमी आपकी चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है, ठीक है। और चथड़ा चौथ आपकी कब मनाई जाती है? चथड़ा चौथ या चथड़ा चौथ, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर इसकी तिथि बताना आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 के बाद में 14, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो 14 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर का आपका बम रसिया फेमस है। कहाँ का फेमस है? अलवर और भरतपुर का आपका बम रसिया लोक नृत्य फेमस है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली डेस कहलाती है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वागड़ी बोली बोली जाती है, क्योंकि वागड़ क्षेत्र कहलाता है तो वह वागड़ी बोली जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना। मेवाती आपकी कहाँ बोली जाती है? तो मेवाती आपकी बोली जाती है अलवर भरतपुर। मालवी आपकी कहाँ बोली जाती है? तो मालवी आपके राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पार्ट के अंदर बोली जाती है, ठीक है। और मेवाड़ी तो आपको पता ही है, मेवाड़ में जैसे उदयपुर हुआ, चित्तौड़ हुआ, प्रतापगढ़, इसके आसपास के क्षेत्र में आपकी मेवाड़ी बोली बोली जाती है। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ आपका उदयपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में, राम सागर कोटा में नहीं है। सर कहाँ है बता दो। तो ये धौलपुर में है आपका। कहाँ है? धौलपुर के अंदर स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। राम सागर आपका कहाँ पड़ता है? तो धौलपुर में पड़ता है। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, क्लियर। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बहुत आसान है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपका मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये आपको बताना है। तो 18 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1974-75 में आपका सूखा संभावित कार्यक्रम चालू किया गया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा एक कार्यक्रम और है आपका मरु विकास कार्यक्रम। कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम। ये जो आपका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, कब हुआ था? तो मैं आपको बता देता हूँ 1977-78 में। ऑप्शन नंबर बी में जो लिख रखा है ना, इस समय आपका ये दोनों कार्यक्रम एग्जाम में पूछे जाते हैं।
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम और मरु विकास कार्यक्रम, ये दोनों की तिथियां जरूर पूछी जाती है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं आपको बताना। तो उसे क्या कहते हैं, बालरा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो खेती है ना, इसे स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आदिवासी कैसे खेती करते हैं भाई, जंगल को जला के यहाँ खेती कर ली, फिर यहाँ से उठकर आगे आगे गए, यहाँ से जंगल को जला के खेती कर ली, फिर यहाँ जंगल को जला के खेती कर ली, इस तरह से खेती करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बता देता हूँ। इसके अलावा देखो, राजस्थान में जो है ना, वालरा भी आपकी दो प्रकार की, एक तो की जाती है पहाड़ों पे, ठीक है, एक की जाती है मैदानों में। तो मैदानों में जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं दज्जिया, और पहाड़ों में जो की जाती है उसे कहते हैं चिमाता, चिमाता, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। जो जंगल को जलाते हैं ना, जो राख बनती है, उस राख को ही वो किस में यूज़ कर लेते हैं, अपने खाद के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। राजस्थान में 19वीं पशु गणना किस वर्ष की गई थी। तो देखो, 19वीं पशु गणना तो आपकी 2012 में हुई थी, और 20वीं पशु गणना आपकी 2017 में हुई थी। कब हुई भाई, 2017 में, क्लियर। तो वर्तमान में जो चल रही है ना, 2017 वाली रिपोर्ट चल रही है, यानी 20वीं पशु गणना आ गई, आपको याद रखना। कौन सी, 20वीं पशु गणना आ गई। अब आपको देखो याद नहीं रहती तो एक बात बता देता हूँ। देखो, 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अंदर ही आपका 2020 आता, तो 2020 याद रखना। इससे 20वीं रिपोर्ट 2020, 20वीं रिपोर्ट 2020 हुई तो 2017 में थी, लेकिन अगर 5 साल ऐड करते तो 2020 में तो इसमें शामिल हो जाता आपका, जबकि इसके आंकड़े 2019 में आए थे, क्योंकि डिजिटल थी ये प्रथम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी, किस वर्ष बनवाई गई थी। तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1927 में बनवाई गई थी। कब बनवाई गई थी, 1927 में। चांद बावड़ी अवस्थित है, यानी चांद बावड़ी आपकी कहाँ है आपको बताना। तो चांद बावड़ी आपकी दौसा में है, दौसा के आवानेरी में पड़ती है, और एक शानदार उत्कृष्ट गुज्जर प्रत्यार काल का नमूना आपको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए फेमस है। तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, फ्लोराइट, ऑप्शन नंबर सी। ये मांडव की पाल पड़ता कहाँ है सर, ये बताइए। मैं तो ये मांडव की पाल जो पड़ता है आपके डूंगरपुर में पड़ता है। भाई कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर के अंदर पड़ता है, क्लियर, आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बांसवाड़ा में नहीं है। अभी भी आपकी प्रस्तावित है, बाकी है नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्लियर ज़रूर करता हूँ। ये आपका उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 826 है। पूर्व से पश्चिम की जो आपकी लंबाई हो जाएगी 869, क्लियर। दोनों में अंतर आपका 43 किलोमीटर, क्लियर। राजस्थान की स्थलीय सीमा 5920, ठीक है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, क्लियर। कुल भारत देश का कितना प्रतिशत है, तो 10.41% है, क्लियर। कुल भारत की राजस्थान में जो जनसंख्या रहती है 5.66%, क्लियर। इसके अलावा राजस्थान का जो उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक है, क्लियर। जबकि देशांतरी जो पूर्वी विस्तार है आपका, मैं बता देता हूँ। देशांतरी विस्तार जो है आपका 69 30 डिग्री से लेकर, ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री से 17 मिनट तक आपका पूर्वी विस्तार है, देशांतरी विस्तार जो है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ। तो राजस्थान में जो मरुस्थल फैलावा वो 61.11% पर आपका मरुस्थल फैलावा है। लगभग पूरे राजस्थान का 2/3 भाग, यानी 2/3 भाग है जो कि रेगिस्तान फैलावा है। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वें की बात कर लेता हूँ। अच्छा है, सुमेलित करने वाला सवाल है। उत्तरी पूर्वी अरावली में आपका जो आ जाता है, उत्तरी पूर्वी अरावली में आएगा आपका अलवर।
अरावली का मध्यवर्ती भाग में अजमेर के पास जयपुर है, तो जयपुर हो जाएगा इसका। बोराट का क्षेत्र पठार उदयपुर में पड़ता है। दक्षिण अरावली में सिरोही पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देख लो ना, सी के बाद आपका बी के बाद आपका ए और डी, CBAD, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 56 का मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो 27 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, माही नदी से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो बार बार रिपीट्स होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। वाकई में एक बेहतरीन तैयारी कराऊंगा मैं मेरे बच्चों को झूठ बोलने का या फिर बच्चों को ललचाने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं जो तैयारी कराता हूँ, बेहतर तैयारी कराता हूँ, क्वेश्चन बनते हैं, प्रूफ के साथ बता देता हूँ। ऐसा वो नहीं है कि भाई आपके एक जने से देखने से मुझे कोई वो नहीं होता, लेकिन मैं जो काम करता हूँ ना, विश्वास के साथ काम करता हूँ। ठीक है, मैं विश्वास को टूटने नहीं देता हूँ। तो 56 का मैदान जो है ना आपका, ये माही नदी निर्माण करती है। इसका कौन निर्माण करती है? माही नदी। माही नदी महद झील से निकल के आती है आपके राजस्थान के बोरखेड़ा बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, उल्टा यू आकार बनाती है, गुजरात में चली जाती है। राजस्थान में माही बजाज सागर बांध बना हुआ, गुजरात में इसका कढ़ाना बांध बना हुआ। राजस्थान का सबसे लंबा बांध माही बजाज सागर बांध है, जो कि एक पिकअप बांध भी है। इसके अलावा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है आपकी। राजस्थान की 2 बारहमासी नदी, एक तो चंबल, दूसरी आपकी माही। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध है जो माही नदी से आपका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश में निम्न में से कहाँ पाया जाता है? तो देखो, ये राजस्थान का आपका मैप है। राजस्थान का मैप पतंगाकार है। ये किसने बताया था? ये TH हेडले ने बताया था। किसने बताया भाई? TH हेडले ने। और राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ये किसने बताया था? तो ये वैगनर महोदय ने बताया था। किसने? वैगनर महोदय ने। अब देखो, मैं कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की बात कर लेता हूँ, तो इसका तो राइट आंसर आपका डी है वैसे। ठीक है, वो डूंगरपुर हो जाएगा। देखो, ये है आपका शुष्क रेतीला मैदान। यहाँ पर पाई जाती है आपकी कौन सी? BWHW। और यहाँ पर आपकी जो पाई जाती है BSHW। क्लियर? और मैं बात कर लेता हूँ यहाँ हाड़ौती का पठार, या आपका सिरोही या डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो यहाँ पाई जाती है AW प्रकार की जलवायु। और ये जो बच गया आपका पूर्वी मैदान, यहाँ पाई जाएगी CWG प्रकार की जलवायु। क्लियर? अब आपका ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए। निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं की लवणीयता और क्षारीयता का समाधान हेतु उपयुक्त है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? जिप्सम की सबसे बड़ी खान भी आपके बीकानेर में पड़ती है, राजस्थान के। अब आगे बढ़ते 30वां क्वेश्चन अपन मैच कर लेते हैं। क्लियर? 30वां क्वेश्चन में मैच कर देता हूँ। देखो, कत्था कहाँ से मिलता है? तो कत्था आपको खेर से मिलता है। बीड़ी जो मिलती है तेंदू से मिलती है। क्लियर? अब बच गया आपका इमारती लकड़ी शीशम से मिलती है। चारकोल आपको किंकर से मिलता है। तो 30 का अगर आप राइट आंसर अगर आप देखो, तो मैं आपको बता देता हूँ, 30 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस पेपर में आपके 30 ही क्वेश्चन थे। ये 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। तो आप क्लास को शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सुबह के साथ, एक नई क्लास के साथ। तो आप सभी साथियों को जय हिंद।